हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अविकारी शब्द। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आप किसी काम को किस तरह से करते हैं, उसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा। तो अविकारी का मतलब होता है बच्चों जिसमें विकार यानी कि बदलाव न आए। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष की वजह से कोई भी बदलाव नहीं होता, वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों के भेद ये बच्चों 5 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण तो बच्चों ये अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो पढ़ता की विशेषता बता रहे हैं कि कब पढ़ता है, प्रतिदिन। बच्चा फटाफट बोलता है, वह तेज दौड़ा, तुम क्यों गए। तो ये जो शब्द है प्रतिदिन, फटाफट, तेज, क्यों, ये क्या कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस तरह से की जा रही है, इनको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये 4 तरह के होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी काम के होने के समय का बताते हैं, जैसे बच्चा रात भर जागता रहा, अमृता मेरठ से अभी आई है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का पता कराए, जैसे कहाँ पर हो रहा है वो, भाई अंदर बैठा है, उपवन में हरियाली चारों तरफ फैली है। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण यानी कि उसकी संख्या का पता कराएं, जैसे सिद्धार्थ बहुत बोलता है, बीमारी के कारण दादी थोड़ा ही खा पाई। इसके बाद संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन, वो अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि दीपा स्कूल से घर की ओर जा रही है, भय के मारे बच्चा रोने लगा। तो की ओर, के मारे, के पीछे, ये सभी क्या है, वाक्य के संज्ञा सर्वनाम को दूसरे शब्दों से जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। शब्द, इन शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से ये 2 तरह के होते हैं, जैसे रूढ़ और यौगिक। ने, को, से, का ये रूढ़ में आते हैं, और यौगिक में के साथ, के लिए, के अलावा ये यौगिक शब्द में आते हैं। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक 11 तरह के होते हैं: स्थान सूचक यानी जिनसे स्थान का पता चले, काल सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, विषय सूचक, विकल्प सूचक, कारण सूचक, संबंध सूचक और तुलना सूचक। इसके बाद समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, जो शब्द 2 या 2 से ज्यादा शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। और समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आना चाहता था परंतु आ नहीं सका, तो यहाँ पे जो परंतु है वो समुच्चय बोधक है। माता जी ने कहा कि मैं आज बाजार नहीं जाऊंगी, तो इसमें कि जो है वो समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक 2 तरह के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्तर के 2 या 2 से ज्यादा शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि और, तथा, परंतु, किंतु। अब समानाधिकरण और समुच्चय बोधक जो है वो 4 तरह के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। संयोजक क्या होते हैं, वो शब्द जो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि अखिल अखिल ने कार खरीदी और समीर ने बाइक खरीदी। विभाजक जो शब्द 2 या 2 से ज्यादा वाक्यांशों या उपवाक्यों में विभाजन दर्शाते हैं, जैसे तुम चाय या कॉफी ले लो। विरोधवाचक विरोधवाचक वो होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा उपवाक्यों में एक के अर्थ का विरोध करें, जैसे मैं बाजार गया पर बाजार बंद था। परिमाणवाचक होते हैं वो समुच्चय बोधक जो 2 उपवाक्यों में एक उपवाक्य के परिमाण की तरफ इशारा करें, जैसे जल्दी चलो ताकि ट्रेन ना छूट जाए। इसके बाद व्यधिकरण समुच्चय बोधक 2 ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जिनमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य।
व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 तरह के होते हैं: हेतुबोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हेतुबोधक क्या है? जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले, जैसे इसलिए, क्योंकि। स्वरूप बोधक जिस समुच्चय को पूर्व पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे कि, मानो, अर्थात। संकेत बोधक होते हैं जो दो वाक्यों के शुरू में अगले योजक की तरफ संकेत करते हैं, जैसे यदि, यद्यपि, तथापि। उद्देश्य बोधक जो समुच्चय बोधक काम करने के उद्देश्य का पता कराते हैं, जिससे, ताकि। विस्मयादि बोधक जैसे वाह, जैसे इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं, कितना सुंदर चित्र है, छी कितना गंदा पानी है, तो ये वाह, बाप रे बाप, छी, अरे, ये सभी क्या है? अलग अलग भावों को बता रहे हैं, जैसे खुशी को, दुख, डर को, घृणा को, तो आश्चर्य को। तो ऐसे शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द या अव्यय कहा जाता है। ये 11 भेद होते हैं विस्मयादिबोधक के, जैसे विस्मय सूचक जो भाव प्रकट करते हैं, विस्मय का भाव प्रकट करते हैं, जो हर्ष सूचक जो खुशी का भाव प्रकट करते हैं, शोक सूचक जो दुख का भाव प्रकट करते हैं, स्वीकार सूचक जो स्वीकार का भाव प्रकट करते हैं, तिरस्कार सूचक जो घृणा या तिरस्कार का भाव प्रकट करते हैं, आशीर्वाद सूचक जो शुभकामना या आशीर्वाद देते हैं, संबोधवाचक संबोधक सूचक जिनका प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है, भय सूचक जो डर के भाव को प्रकट करते हैं, विवशता सूचक जो मजबूरी के भाव को प्रकट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं निपात यानी कि पार्टिकल के बारे में। तो बच्चों, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य का अन्य भावार्थ करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें निपात कहते हैं। ये सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का हिस्सा नहीं माने जाते। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट व्यक्त होता है। अब निपात के भेद। निपात के 9 भेद हैं। स्वीकारात्मक निपात जैसे जी हाँ, नकारात्मक निपात जैसे जी नहीं, आदरबोधक निपात जी, प्रश्नबोधक निपात क्या, अवधारण बोधक जैसे लगभग, करीब, ठीक, विस्मयादिबोधक जैसे काश, क्या, तुलनात्मक निपात जैसे सा, बलप्रदायक केवल, सिर्फ, ही, निषेधात्मक निपात जैसे खबरदार, मृत, इस तरह से। अब हिंदी में निपात के 9 भेद हैं। ही, इसका प्रयोग एक व्यक्ति, बात या स्थान पर विशेष बल देने के लिए होता है, जैसे गौरव घर पर ही होगा। इसके बाद भी, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ दूसरे को जोड़ा जाता है, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप भी हमारे साथ चलना। तक, जब किसी व्यक्ति या कार्य की सीमा निश्चित करता है, जैसे 100 तक गिनो। मात्र मतलब अकेले अर्थ को महत्व देता है, जैसे केवल या मात्र में से एक का प्रयोग होना चाहिए, जैसे केवल तुम ही कर सकते हो। भर मतलब ये सीमितता या विस्तार दोनों को व्यक्त करता है, जैसे रात भर वर्षा होती रही। तो इसका प्रयोग क्रिया के साथ उसका परिमाण या मात्रा को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे पार्थ तो पैसे लौटाने से रहा। थैंक यू।